नमस्कार, स्वागत है आपका IIT न्यूज स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विष्णु मोहन कुमार। बाजार में तेजी पर ब्रेक लग रही है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो गिरावट है काफी ज्यादा वो सीमित है। 50 अंकों के आसपास की गिरावट है और बार बार हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बाइंग लौट रही है। आज इंट्राडे में निफ्टी ने 26,050 के स्तर को बचाया है, तो 26,000 पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। लेकिन निफ्टी बैंक नए हाइस पर जाने के बाद थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग का सामना कर रहा है और उसकी वजह यह है कि जो बड़े दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक, वहां पर हम प्रेशर आज बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। तो अगले 1.5 घंटे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। अपने एक्सपर्ट को थोड़ी देर में जोड़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि आज बड़ा एक्शन बाजार में कहां पर हो रहा है। लेकिन अगले 1.5 घंटे में हम करने क्या वाले हैं, जरा एक रूपरेखा आपके सामने हम रख देते हैं। तो थोड़ी देर में हम ये जानेंगे कि वायदा में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या संकेत मिल रहे हैं और 2:10 पर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ के उनसे क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए हम लेकर आएंगे। और इसके अलावा 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद का पूरा लेखा जोखा कैसा रहा है अब तक का वो समझेंगे। BTST STBT ट्रेड हुए 3:10 पर और इवेंट्स टू वॉच यानी कि अगले हफ्ते के लिए कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, यानी कि सोमवार के लिए, इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन चलिए फटाफट पहले ये देख लेते हैं कि आज बाजार की जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, यानी कि बाजार की 5 सबसे बड़ी बातें। तो निफ्टी में उतार चढ़ाव के साथ हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। 26,000 का लेवल पूरी तरह से सुरक्षित है। 26,100 के ऊपर हम देख रहे हैं कि निफ्टी कारोबार कर रहा है। जो गिरावट है लगभग 60 अंकों के आसपास का है। 26,130-35 के आसपास के स्तर आपको दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक की गिरावट थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि निफ्टी बैंक चला भी ज्यादा था और हम देख रहे हैं कि जो कमजोरी है वो है 250 अंकों के आसपास की। 59,000 के ऊपर हालांकि निकल गया है फिर से निफ्टी बैंक, तो वहां भी लोअर लेवल से बाइंग हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में थोड़ी सी गिरावट है। ब्रिगेड करीब 2.5% ये शेयर टूटा है। इंडेक्स हम देखेंगे तो रियल एस्टेट का गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन मेटल्स की जो चमक है वो फीकी नजर आएगी। हिंडाल्को जो है वो 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नैल्को में भी कमजोरी है। हिंद कॉपर का शेयर कमजोर है। तो मेटल पैक आज नरम है और हिंडाल्को के पीछे रीजन ये है कि उनकी जो सब्सिडरी है अमेरिका की नोवेलिस, उसके एक प्लांट में आग लगने की खबर है। उस प्लांट से नोवेलिस की कुल रेवेन्यू आती है करीब 10% के आसपास का। तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी आ रहा है हिंडाल्को के ऊपर। लेकिन चुनिंदा ऑटो शेयरों में हम रफ्तार आज के सत्र में देख रहे हैं। मारुति जो है आज के सत्र में टॉप गेनर है। एक और शेयर ऑटो में आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, वो है आयशर का। आयशर हालांकि अपने गेंस को पूरी तरह से थोड़ा सा गंवाता हुआ, लेकिन मारुति है लीडर करीब 2% की मजबूती के साथ। और M&M भी अच्छे रिपोर्ट्स के दम पर 1% ऊपर कारोबार कर रहा है अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही। लेकिन इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर क्या है और कहां पर हम आज बड़ा एक्शन देख रहे हैं शेयरों में। बिग बजर्स की लिस्ट लेकर विष्णु मोहन हमारे साथ हैं तैयार। विष्णु बताइए कहां पर तेज उतार या फिर चढ़ाव है? बिल्कुल, ये बता देते। सबसे पहले EMS शेयरों की बात करते हैं। वहां पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। EMS स्टॉक्स वगैरह में बात करें तो सिरमा, SGS, यहाँ पर अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही है। करीब 6% की मजबूती इस स्टॉक में दिख रही है और हालांकि जो शुरुआती तेजी थी वो अब यहाँ पर गायब होती दिख रही है। तो एक्शन में EMS स्टॉक्स दिख रहे हैं। केन्सटेक देखिए यहाँ पर भी, हालांकि अब धीरे धीरे वो एक्शन यहाँ से गायब होता दिख रहा है। एक स्टॉक है यहाँ पर M&M फाइनेंस का। ये 6 महीने में इसके लिए शानदार हफ्ता रहा है, लेकिन अब वो रिकॉर्ड बनाने के बाद अब वहाँ से फिसलता नजर आ रहा है। हल्की गिरावट आ गई है, लेकिन ये जो हफ्ता था ये M&M फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा था और 354 रुपये 60 पैसे का आज नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन रिकॉर्ड स्तरों पर अब थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। हिंडाल्को की बात जैसे अभिषेक कह रहे थे कि कंपनी के नोवेलिस के प्लांट में ऑस्वेगो में एक आग लगने की खबर के बाद से हिंडाल्को पर भी उसका असर दिख रहा है और 2% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में दिख रही है। तो हिंडाल्को आज के सत्र में करीब 2% की गिरावट दिख रही है। आज के सत्र में मेटल शेयरों पर भी दबाव है। मेटल शेयरों की चमक फीकी दिख रही है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को की तो बात हमने कर ही ली, बाकी में नैल्को, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, ये स्टॉक्स भी ऐसे हैं जहां पर आज काफी ज्यादा कमजोरी दिख रही है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर है। हिंडाल्को को लेकर तो अपनी खबरें हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल सेंटीमेंट खराब है। इस वजह से मेटल स्टॉक्स पर दबाव यहां पर ज्यादा दिख रहा है। 2 से 3% की गिरावट के साथ ये सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं।
अहम खबर है अदानी विल्मर को लेकर। अब अदानी विल्मर से अदानी ग्रुप ने पूरी तरह से एग्जिट ले लिया है। जो 7% बची हुई हिस्सेदारी थी उसे भी ब्लॉक डील में आज बेच दिया, और इस हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा था तो 13% हिस्सेदारी थी वहां, वो उसे भी उन्होंने बेच दिया था। अब पूरी तरह से जो विल्मर जो सिंगापुर की कंपनी है वो पूरी तरह से प्रमोटर बन गई है। अब कोर बिजनेस पे अदानी ग्रुप का कहना है कि वो वहां पर फोकस करेंगे, और एफएमसीजी बिजनेस को अभी उन्होंने किनारा रखने का फैसला किया है। स्टॉक्स ऐसे जो इस बाजार में भी 52 वीक हाई जिन्होंने बनाया है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार को यही लोअर लेवल से सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं। हालांकि आज हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, हालांकि ये स्टॉक आरआईएल का लग गया है आरआईएल की जगह पे, लेकिन और भी कुछ अगर 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स की बात करें तो आयशर मोटर्स यहां पर अच्छी तेजी है। जीएमआर एयरपोर्ट्स यहां पर भी अच्छी तेजी थी कि कल की मुनाफा वसूली के बाद वापस से जीएमआर एयरपोर्ट्स में तेजी है। एक तरफा मोमेंटम चल रहा था, कल सिर्फ मुनाफा वसूली दिखी थी। और भी कुछ स्टॉक्स हाई की अगर बात करें तो एनएमएम फाइनेंशियल, एमटार टेक, पिरामिल एंटरप्राइजेज, इन तीनों स्टॉक्स ने दिन के दौरान हाई बनाया था और अब जाके थोड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, यहाँ पे आमतौर पे कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें वीकेंड के दौरान आती है, तो इस तरह की मुनाफा वसूली आमतौर पे देखने को मिलती भी है। रियल्टी शेयरों की बात करते हैं। रियल्टी शेयरों में आज काफी कमजोरी है। हमने सुबह आपको एक खबर भी बताया था कि दिल्ली एनसीआर को लेकर खबर आ रही है कि वहां के मार्केट में काफी ज्यादा नरमी दिख रही है, सेल्स फिगर डाउन हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ते जा रहे हैं। एक चिंता है एक पर्टिकुलर एक मार्केट को लेकर, अभी ब्रॉडर ट्रेंड वो नहीं दर्शा रहा है, और उसका असर अब देख रहे हैं कि रियल्टी शेयरों पर आज दबाव दिख रहा है। 2% की गिरावट आज के सत्र में दिख रही है, और पिछले कई सत्रों से रियल्टी शेयरों में उस तरह का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है जो मोमेंटम हम पिछले कुछ समय पहले तक देख रहे थे। आखिरी स्टॉक है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का। लिस्टिंग के बाद, हालांकि लिस्टिंग बिल्कुल सुस्त हुई थी, सपाट लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद यहां पर मोमेंटम देखने को मिला था। 4.5% से ज्यादा की तेजी फिलहाल दिख रही है। तो इस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी में अब रिकवरी दिख रही है क्योंकि बिजनेस कहा जा रहा है कि अच्छा है, और जो यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था वो 52 गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे इशूज में। तो अच्छी कंपनी है, लोगों का रुझान भी था, लेकिन लिस्टिंग कमजोर थी, उसके बाद अब यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, अब तो ये तो बात हो गई बिग बजट्स की कि ब्रॉडर मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन बाजार के लिए ओवरऑल सेटअप कैसा दिख रहा है, चाहे वो निफ्टी के लिहाज से हो, बैंक निफ्टी के लिहाज से हो, इंडेक्स लेवल पे या सेक्टर लेवल पे, ये अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक बताइए, आज आपकी रीडिंग क्या है? विष्णु, देखिए, हमने सुबह ही कहा था कि जो ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम डीकपल्ड रहे हैं। और आज जो इंट्राडे में जो गिरावट आ भी रही है ना, उसकी कुछ कुछ छोटी छोटी वजह हैं। एक तो देखिए, बाजार लगातार चला था। दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़े से वीक थे, तो भारत पर हल्का सा असर आया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो जापान का बाजार हो, हांगकांग का बाजार, चीन का बाजार, कोरिया का बाजार, ये 2.5% से लेकर 3.25% की कमजोरी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो सर्टेनली हम उन चीज़ों को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गिर क्यों रहे? वो ये कि हम चला रिसेंटली बाजार काफ़ी ज़्यादा था, और लाइफ हाई पर जाने के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और इंडिया विक्स 11% दौड़ गया है, 13 के आसपास का इंडिया विक्स है। अब ये क्यों है? कोई बड़ी न्यूज आने वाली है क्या? इसकी हम चर्चा सुबह विश्वमोहन कर भी रहे थे, और आप बता रहे थे कि ऐसी बज़ है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील आज शाम हो सकती है। ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं निवेशकों को भनक भी थोड़ी बड़ी लग जाती है। ट्रेडर थोड़े सतर्क हैं आज के सत्र में, और कोई ये गिरावट नहीं है, 50 अंकों की गिरावट निफ्टी में, और इतनी चलने के बाद ये कुछ भी नहीं है। ये लास्ट ट्रेडिंग डे है, और थोड़ा थोड़ा सा हम ये भी देख रहे हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी कह सकते हैं कि थोड़ा इसका अगर पुट कॉल रेशियो देखेंगे थोड़ा सा ओवरबॉट जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा, अभी गया नहीं है। तो ये कुछ कुछ रीजंस है। आज ये जो सेक्टर जो कमजोरी में परेशान कर रहे हैं बाजार को, मेटल, रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, ये यहाँ से आज हम प्रेशर देख रहे हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आज ज़्यादा हम कोई समर्थन देख नहीं रहे हैं, ये भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। 0.8% के आसपास की नरमी दोनों के दोनों इंडेक्स में है। डाउ फ्यूचर ऊपर है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर सपाट है। यूरोप में जो शुरुआत हुई है वो कमजोर हुई है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये है कि बाजार के स्ट्रक्चर में, बाजार के मोमेंटम में मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है। आज 26,050 के स्तर को निफ्टी ने इंट्राडे में बचाया है, और
ट्रेडर थोड़े सतर्क हैं। मेरा मानना है कि 26,000 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर निफ्टी के लिए काम करेगा और रेजिस्टेंस जो है वो 26,200 का है। ये छोटा सा ये रेंज है फिलहाल। ये टिपिकली आज के लिए है, जो बचा हुआ सत्र है अब 1.5 घंटे के आसपास का। लेकिन मेरा मानना है कि तेजी की अगर पोजीशन है, आप स्टॉप लॉस ऊपर करते रहें, गिरावट पर खरीदें। और हमने ये भी कहा था कि बाजार चल बहुत गया है, आप थोड़े बहुत आंशिक मुनाफा वसूली के बारे में सोच सकते हैं और ये अच्छी स्ट्रेटजी भी होगी। जिसको नई बाइंग करनी है 25,950 से 26,050, ये 100 पॉइंट के रेंज, यहां से थोड़ा सा और जब नीचे जाएगा बाजार तो आपके लिए एक बेहतर एंट्री का एरिया बन जाएगा। अदरवाइज बाजार मजबूत है, मतलब थोड़े बहुत डिप्स आएंगे और वो डिप बाय किए जाएंगे और एग्जैक्टली वही होते हुए हम देख भी रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा आपको निफ्टी के मुकाबले कमजोर ज्यादा दिखेगा। उसकी वजह ये कि चला भी ज्यादा था और आज दो बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक, दोनों वीकनेस दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक इंट्राडे में हमने देखा था कि 1000 के नीचे आ गया था। आईसीसी बैंक कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर झेल रहा है, 20 डीएमए के आसपास स्टॉक आ गया है और कई सारे क्रूशियल जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे आके कारोबार कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन मेरा मानना है कि 58,800 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर बचे हुए सत्र के लिए काम करेगा और 59,300 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए। गिरावट पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो मेरा मानना है कि 58,500 के आसपास अगर मिल जाए तो डेफिनेटली आप निफ्टी बैंक में भी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन में आप ऊपर करते रहिए और शॉर्ट के बारे में भी सोचिए नहीं। छोटी सी गिरावट एक दिन की प्रॉब्लम से आप बिकवाली के बारे में मत सोचिए, बड़ा जोखिम वाला वो ट्रेड हो जाएगा। बाजार का स्ट्रक्चर मजबूत है और ये जो आज की प्रॉफिट टेकिंग है बहुत ही मामूली है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके एटीएन स्वदेश पर। गौरव जी, आप कैसे देख रहे हैं इंडेक्स का स्ट्रक्चर और बाजार में क्या वीकनेस बढ़ते हुए देख रहे हैं या फिर एक छोटा सा ये करेक्शन है ऊपरी स्तर से और इसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? क्या व्यू है आपका सर? अभिषेक जी हाय, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था अभी पिछले 5-10 मिनट से, तो मैं काफी इत्तेफाक रखता हूँ उससे। एंड आई फर्मली डोंट थिंक कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड है। ये एक फ्राइडे का पॉज कह सकते हैं, बाहरी बाजारों के साथ एक मिला जुला असर कह सकते हैं, जो कि अभी भी आउट परफॉर्मेंस ही है। भारतीय बाजार थोड़े नीचे गए और अभी एक फ्लैटिश टोन पे बंद हो रहे हैं और इसी के आसपास की क्लोजिंग में एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। आई थिंक ये कुछ नहीं है, ये फ्राइडे की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही कहनी चाहिए। बाजार चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा है और आई थिंक नेक्स्ट वीक में आई एम क्वाइट होपफुल कि हमें एक नया बाजार को उच्चतम स्तर दिखेगा। ये बात है, जिस तरह के हमने रेजिलियंस दिखाए हैं और जिस तरह के सपोर्ट हमने दिखाए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल डीकपल होते हुए, जैसा अभिषेक सुबह में बता भी रहे थे, और वो स्थिति दिख भी रही है। और चलिए कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जहाँ पर अच्छी खरीदारी भी देखने को मिले, उसकी चर्चा तो आगे करेंगे ही, लेकिन अब ले लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स। क्लोजिंग कॉल्स में आपके लिए बेहतर ट्रेड के मौके कहाँ दिख रहे हैं, चलिए उसकी शुरुआत कर लेते हैं। चलिए क्लोजिंग कॉल्स में आपके क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। गौरव जी बताइए, आपको मौके कहां दिख रहे हैं आज, और ये भी बता दीजिए उसे कैरी करना है या सिर्फ अगले 1.5 घंटे के लिए है वो कॉल? हेलो विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैंने 2 शेयर्स चुने हैं, दोनों शेयर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये एक पॉज है और आने वाले सप्ताह में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आउटशाइन करेगा। फर्स्ट स्टॉक जो मैंने चुना है दैट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के शेयर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक अच्छा उसके पास परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। अभी की चार्ट फॉर्मेशन बहुत शानदार बनी हुई है। कुछ दिन एक डिक्लाइन देखा और अब कल के दिन में पॉजिटिविटी थी, जो आज 1.5% की बढ़त के साथ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है शेयर। 318 के भाव पे ये शेयर चल रहा है, बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 308 का और टारगेट मैं उम्मीद कर रहा हूं 335, 335। जो दूसरा शेयर का मैंने चुनाव किया है वो बिल्कुल ही एक काफी ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। इंडसइंड बैंक न्यूज खबरों के बाद एक लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस,
बीटन डाउन स्टॉक, साइडवेज मूव, कंसोलिडेशन सब देख चुका है। आई थिंक यहां से ये समय है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल बन रहा है। करंट प्राइस दैट इज 855, इट इज अ गुड बाय। 828 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 900 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्ट हम इसमें कर सकते हैं। दोनों के शेयर्स का होल्डिंग पीरियड रहेगा लगभग 2 से 3 दिन, यानी कि ये दोनों ही एक पोजिशनल रिकमेंडेशंस हैं। पोजिशनल राय यहाँ पर इंडसइंड बैंक भी है और आरबीएल बैंक भी है। टारगेट आपके लिए यहाँ पे दे दिए गए हैं, लेवल्स है, स्टॉप लॉस भी है, उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ आनंद राठी से जिगर पटेल भी है। जिगर बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? सबसे पहले तो जो हिसाब से मार्केट चल रहा है आज काफी सेलिंग प्रेशर है हायर साइड से। सो आज के लिए टोटल मेरे पास 2 स्टॉक्स है। एक हैवी वेट है। हैवी वेट्स में से अगर बात करें तो टीसीएस की जो स्ट्रक्चर बन रही है डेली चार्ट पे काफी कन्विंसिंग लग रही है। बॉटम आउट लग रहा है करीबन 3000 के लेवल्स पे और 2-3 दिनों से काफी अच्छी मोमेंटम भी गेन कर रहा है टीसीएस। सो टीसीएस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है डेफिनेटली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है नीचे से, तो बाय करने की सलाह रहेगी टीसीएस करंट लेवल से। स्टॉप लॉस 3075 का होगा और टारगेट 3300 का होगा। टीसीएस को लेकर ये व्यू 3300 के टारगेट, 3075 रुपये का स्टॉप लॉस और तकरीबन 0.25% के आसपास की तेजी हमने इंट्राडे में शेयर में देखी है और कोई डिप नहीं आया है ऊपरी स्तर से। जिगर कोई और शेयर इसके अलावा आपके पास है सर? गुड आफ्टरनून, बताइए कहीं और आपकी नजर? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल जो हिसाब से पहले तो हमने टीसीएस डिस्कस किया, अभी जो हिसाब से स्ट्रक्चर चंबल फर्टिलाइजर का, ऐसी चंबल फर्टिलाइजर में काफी हद तक ऑलमोस्ट 30-40% का करेक्शन आ चुका है टॉप से और करंटली पिछले 2-3 हफ्तों से जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ 2025 जैन का, 2024 अक्टूबर का और अप्रैल 2022 का। सो ओवरली चार्ट पे अभी इसमें काफी अच्छे से डाइवर्जेंस बिल्डअप हो रहा है, तो इसमें एक अच्छा मूव 15 से 20 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। चंबल फर्टिलाइजर बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से 450 का स्टॉप लॉस होगा और 480 का टारगेट होगा। ठीक है, 450 का स्टॉप लॉस होगा, 480 का टारगेट होगा। चंबल फर्टिलाइजर को भी आप अपने रडार पर रख के चलिए और यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। देखिए अगर आप इंडेक्स देखेंगे थोड़ा वीकनेस आपको दिखेगी। ब्रॉडर मार्केट से भी पिक्चर कोई खास एनकरेजिंग है नहीं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का तेजी को लेकर कन्विक्शन ये दिखा रहा है कि बाजार को लेकर वो बुलिश हैं। उसी साइड के ट्रेड भी आपके लिए आ रहे हैं। अदरवाइज तो आज देखेंगे कि 800 शेयर अगर तेजी वाले हैं तो उसे लगभग 2.5 गुना 3 गुना गिरने वाले शेयर हैं। उनकी संख्या 2000 के ऊपर की है। लेकिन आज हम देखें कि निफ्टी में जो नया नवेला जो स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, इसमें आपको तेजी दिखाई देगी करीब 1.5% के आसपास की। और ये खास इसलिए है क्योंकि काफी टाइम के बाद इंटरग्लोब एविएशन के शेयर को हम इस रफ्तार से चलते हुए देख रहे हैं। डे हाई के आसपास है और इसकी वजह यह है कि इंडिगो जो है अपनी सब्सिडरी कंपनी इंटरग्लोब एविएशन फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ पैसे डालने जा रही है। 7000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम सामने आ रही है, ऐसी खबर है। और एविएशन एसेट्स खरीदने को लेकर यह निवेश हो रहा है। एक राय आपसे जानना चाहेंगे गौरव जी, थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, एक रेंज में रहा है इंटरग्लोब एविएशन का शेयर, नतीजे भी कुछ हद तक उसकी वजह रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि आज की तेजी क्या कह रही है? क्या चलने के लिए इंटरग्लोब तैयार है या फिर जो इसके पुराने रीसेंट हाइज हैं 6200 रुपए के भाव के आसपास वाले, उसको पार हो जाने दे, फिर कोई नई रणनीति बनाएंगे इसमें? शुरुआत तो हो रही है बट एक क्लैरिटी मिलेगी, ये लगभग 5950 के लेवल को सरपास करेगा। उसके बाद उससे पहले अभी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाई जा रही है। अगर पोजीशन मीडियम अवधि या लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है फ्रेश बाइंग के लिए भी। लेकिन प्रिसाइजली अगर शॉर्ट टर्म कुछ दिन या हफ्ता 10 दिन के लिए पोजीशन है तो 5950 के ऊपर बाय करें 6200 6250 के टारगेट्स के लिए। उस टाइम पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा लगभग 5800 रुपए का। इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू, तेजी की आप पोजीशन चाहे तो इसमें बना सकते हैं। एक और शेयर जिसने कुछ दिन कंसोलिडेट किया
और अब शायद तेजी के लिए फिर से तैयार हो रहा है। बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक महीने में। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो 15% ये शेयर चला था। हमने देखा था कि अच्छे नंबर्स भी आए थे और ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना है कि जो H2 होगा वो और बेहतरीन साबित होगा। 2800-2900 के रेंज में थोड़ा समय बिताया है एशियन पेंट्स के शेयर ने। जिगर, आप जरा इसका चार्ट देख के बताइए, एशियन पेंट्स में यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं? कोई ट्रेड बन रहा हो तो बताइए आप इसमें। सी एशियन पेंट्स के अंदर जो हिसाब से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, नो डाउट पिछले आई थिंक एक हफ्ते से अगर देखें तो करीबन 11-11.5% की तेजी है। बट मुझे ओवर एक्सटेंडेड अभी लग रहा है, बिकॉज अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जो सितंबर 2024 में फॉल आया था करीबन 300-400 से लेके बॉटम बना था करीबन 2100-2200 का। सो एग्जैक्टली अभी जो रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है वो 61.8% है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है। सो ये जो लेवल होगा एग्जैक्टली 2900 का है। अगर ये लेवल जब तक नहीं निकलता है, काफी स्ट्रगल होगा एशियन पेंट्स को ये निकालने के लिए, तब तक इसमें फ्रेश अपसाइड नहीं दिखेगी। तो एज ऑफ नाउ तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है। अगर डेली चार्ट के बेसिस पे 2900 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही हमें हायर साइड में 3100, 3200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। को लेकर ये व्यू जिगर की तरफ से। और डे हाई पर ये शेयर दिन के दौरान शुरुआत में आप देखिए लाल निशान में भी गया था, लेकिन वहां से रिकवरी अच्छी की है इस शेयर ने। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और अच्छे स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और आपके लिए रणनीति बनाएंगे। आपने जाएगा नहीं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, जहां पे हम ट्रेड के आइडियाज तो बता ही रहे, साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको आइडिया दे देते हैं। एक अहम खबर आ रही है कि ICL फिनकॉर्प ने अपने नवीनतम सिक्योर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स NCDs के पब्लिक इशू की शुरुआत कर दी है, जो 28 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। 12.62% तक की आकर्षक यील्ड के साथ ये NCD 13 से 70 महीनों तक की लचीली अवधियों में 10 विकल्पों के साथ मौजूद है, जिनके मंथली, एनुअल और एक मुश्त यानी वन टाइम ब्याज भुगतान इसमें आपको मिलेगा। 35 सालों की मजबूत विरासत और CMD एडवोकेट KG अनिल कुमार के नेतृत्व में ICL फिनकॉर्प 10 राज्यों में अपनी बढ़ती उपस्थिति के साथ पैन इंडिया विस्तार की दिशा में अपने सफर को और भी पुख्ता बना रहा है। ICL फिनकॉर्प ने अपनी नवीनतम सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCDs के पब्लिक इशू की शुरुआत की है, जो 17 से 28 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। 12.62% तक की आकर्षक यील्ड के साथ ये NCDs 13 से 70 महीनों तक की लचीली अवधि में 10 विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें मासिक, वार्षिक और एक मुश्त ब्याज भुगतान शामिल हैं। 35 वर्षों की मजबूत विरासत और CMD एडवोकेट KG अनिल कुमार के नेतृत्व में ICL फिनकॉर्प 10 राज्यों में अपनी बढ़ती उपस्थिति के साथ पैन इंडिया विस्तार की दिशा में अपने सफर को और पुख्ता बना रहा है। To serve as a trusted financial partner, proud to announce the launch of its latest aggregating up to 100 crores of its latest public issue of secured debenture, opening on 17th November 2025 with an effective yield of up to 12.62%. This offering presents an attractive and secure investment opportunity for those seeking flexible tenures. Following the remarkable response to our previous NCD issues, we are truly honored by the trust and confidence placed us by our valued investors. This continued support inspires us to deliver even more robust financial solutions tailored to the evolving needs of our customers. The NCD issue will remain up to until 28 November 2025, and
is rated CRISIL BBB minus stable. Each NCD carries a face value of ₹1,000 and the issue opens 10 options with the tenures of 13 months, 24 months, 36 months, 60 months and 70 months. Annual and cumulative interest options with interest rates ranging from 10.5% to 12.62%. The minimum application amount is ₹10,000, making it accessible to a broad spectrum of interest rates. चलिए, हमारे साथ सृष्टि भी मौजूद हैं स्टूडियो में। सृष्टि, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। बाजार को देखिए, बाजार तो काफ़ी अच्छी रिकवरी के मूड में दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट से भले ही कमज़ोर संकेत दिख रहे हो, लेकिन 26,150 के आसपास निफ्टी आ चुका है। और बैंक निफ्टी में हालांकि कमज़ोरियाँ ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे मजबूती भी ज़्यादा थी, नए रिकॉर्ड भी कई सत्रों में हमने देखा। तो हो सकता है कि अब निफ्टी इंतज़ार कर रहा हो कि कब हम उस रिकॉर्ड को पार करें, 26,277। हालांकि लोअर लेवल से देखें चार्ट के जरिए आपको पता लगेगा कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। चलिए, एक स्टॉक है DCM श्रीराम का, आज यहाँ पर अच्छी तेजी है, करीब करीब 8% की मजबूती है। ये एक बार गौरव जी से समझ लेते। गौरव, आज काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, क्या राय देंगे 8% की तेजी के बाद? DCM श्रीराम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके का आज का मूव आया है, ऑल्दो अभी मैंने वो न्यूज ट्रैक नहीं की है वो कि इसके पीछे का बैकड्रॉप, बैक न्यूज क्या है, बट यस, यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है 1300 सवा 1300 तक के भाव पे। तो अगर शाम तक जाते जाते 1300 के आसपास का लेवल होता है तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, अदरवाइज इस पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए DCM श्रीराम यहाँ पर ज़रूर इसको ट्रैक करते रहेंगे। देखिए, लगभग 8% का ज़बरदस्त मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में दिख रहा है। बट जी हाँ, आज कुछ एक ऑटो काउंटर्स फिर से अच्छा मूव दिखा रहे हैं। M&M के पीछे की वजह तो हमने बताई ही, पर अब मारुति लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ जो है निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। और टाटा मोटर्स PV में भी, जिसकी हाल फिलहाल जमकर पिटाई हुई थी, उसमें भी आज एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान का। हमारे साथ अब शो में बन चुके हैं जी चोकालिंगम जी भी। और आपसे सबसे पहले आपका व्यू चोकालिंगम जी, ऑटो सेक्टर पे ही समझना चाहेंगे। PV में कोई प्रेफर्ड पिक फिलहाल आपकी तरफ से? क्योंकि देखिए, अब जो सेक्टर जिसको लेकर ये चर्चा ज़रूर हो रही है कि एक स्ट्रक्चरल अपमूव शायद इसमें देखने को मिले, वो है ऑटो स्पेस। GST की दरें कटौती के बाद जो है पूरा मूड और माहौल बदलता हुआ नजर आया है। बट फिलहाल आप क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? सही बात है, ऑटोमोबाइल में बहुत ऑप्टिमिज्म है। टॉप मोस्ट पिक महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा स्टॉक टाटा CV बहुत बेटर है। ये डोमेस्टिक स्टोरी डिपेंड कर रहा है, टाटा मोटर CV कंपनी, अनलाइक टाटा मोटर पैसेंजर। इवन द इन्वेस्टमेंट टाटा कैपिटल में है, वो भी डोमेस्टिक डिमांड थीम है। सो टाटा मोटर CV बहुत अच्छा आफ्टर करेक्शन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये दो स्टॉक ले सकते हैं। दूसरा थीम ऑटोमोबाइल में टायर स्टॉक्स है। ऑयल प्राइस 20% नीचे आ गया, सो उनका इनपुट प्राइसेस कम हुआ था, मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता टायर कंपनी को। इवन रबर प्राइस, नेचुरल रबर प्राइस अभी नीचे आ गया, सो टायर स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा मेरे को। और EV सेल्स पिकअप हो रहा, ऑटोमोबाइल OEM सेल्स भी पिकअप हो रहा, सो विद इन ऑटोमोबाइल में टायर स्टॉक्स भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ प्रेफर्ड पिक्स फिलहाल ऑटो स्पेस से। महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप बेट और कुछ एक टायर कंपनीज पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। जी हाँ, हाल फिलहाल और आज सुबह भी हम जो है चर्चा कर रहे थे कि ये कंसोलिडेट ज़रूर करते हैं बीच में कुछ दिनों के लिए और फिर से एक बार ऊपर की चाल शुरू कर देते हैं। पर इस बीच स्वागत करते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान का। हमारे साथ तेजस शाह भी जुड़ चुके हैं और साथ ही रोहन मेहता भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। और तेजस, सबसे पहले आपकी एक राय अगर हम ले पाएँ इंडिगो प्ले, क्योंकि ये काउंटर भी जो है उड़ान भरता हुआ लगभग 1.5% की तेज़ी हाल फिलहाल एक अच्छे मूव्स भी दिखा रहा है। क्या राय रखते हैं आप यहाँ पे?
देखिए, इंडिगो की बात करें तो ये स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। 5750 का एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 55,500 का है। जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड इज पॉसिबल। 5950 इज द ब्रेकआउट एरिया। एक बार 5950 के ऊपर क्लोज देता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है 6200 से लेके 6250 तक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए इंडिगो में विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बिलो 5750। ऑलराइट, तो चलिए बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए इंटरग्लोब एविएशन में। अब 6000 के बेहद करीब और ये काउंटर जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप इस पे अपना सकते हैं। पर तेजस, लगे हाथ अपनी कॉल्स भी बता दीजिए, कहाँ पर है आपकी नज़र? तो सृष्टि जी, आज की जो मेरी पहली कॉल है वो ऑटो क्षेत्र से। ऑटो एज ए सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और आज के सत्र में भी देखेंगे तो ऑटो स्टॉक्स दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन स्पाइट ऑफ अ करेक्शन इन द ब्रॉडर मार्केट। तो मारुति मेरी टॉप पिक है। मुझे लग रहा है मारुति में ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म हो चुका है और एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। आज 20 और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक नया ऑल टाइम हाई छू सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। मारुति में स्टॉप लॉस लगाना है 15,700 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 16,400 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 16,700 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो आईटी क्षेत्र से है, HCL टेक लिमिटेड। ये स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम। स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। रिसेंटली हमने वेडनेसडे के सत्र में एक अच्छी खासी स्पाइक देखी थी स्टॉक में, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं हम स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 1565। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1655 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1705 का। तो चलिए ये दो काउंटर्स है जहां पर आपको रखनी है नज़र, और खास तौर से HCL टेक। देखिए आज गिरावट हुई है स्टॉक में, 2% से ज़्यादा की भी कमज़ोरी है। अच्छा मौका है यहाँ पर आप एक ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन, हम आपके पास भी ज़रूर लौटेंगे बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और निफ्टी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही है फिलहाल, 50 अंकों के आसपास के अंदर भी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वही 250 से लेकर 350 अंकों के आसपास तक की गिरावट है। लेकिन एक शेयर जो फोकस में रहेगा कम से कम 26 तारीख तक, वो है इन्फोसिस का, क्योंकि 26 तारीख को बायबैक क्लोज होगा। बायबैक 20 तारीख से यानी कि कल से खुल गया था। लेकिन बायबैक में टेंडर शेयर करना है कि नहीं करना है, थोड़ा प्रीमियम देख के मतलब तो सही है, लालच तो आना स्वाभाविक है जो एलिजिबल हैं बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1550 रुपये का भाव फिलहाल इन्फोसिस का है और 1800 रुपये का बायबैक का प्राइस है। 18,000 करोड़ रुपये का बायबैक है। रोहन जी, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ये तो साफ है कि ये जो छोटे निवेशक हैं, मतलब जिनका टैक्स ब्रैकेट वो 12 लाख वाले से कम है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुणागणित करना पड़ेगा कि मतलब नेट प्रोसीड जो आएगा फिर वो कितना उसमें से बच पाएगा। पूरा प्रीमियम हो सकता है कि ऊपर वाले टैक्स ब्रैकेट के लोगों के तो साफ हो जाए। वो आप क्या रिकमेंड करेंगे इन्फोसिस के बायबैक में? क्या पार्टिसिपेट करना है, टेंडर करना है? या फॉर रिटेल आई थिंक इट्स नो ब्रेनर, क्योंकि वहां पे एक पैसा एक है, बहुत सारे ब्रोकर्स रिकमेंड कर रहे हैं ये करना। हमने ये देखा है कि इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म वे ऑफ मेकिंग मनी, तो हम इतना वो नहीं है। ओवरऑल वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन इन्फोसिस। अभी भी ये लेवल पे लग रहा है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि नवंबर दिसंबर हैज बीन द बेस्ट क्वार्टर इन लास्ट 24 ईयर्स फॉर आईटी सेक्टर। एवरेजली 4% बढ़ा है। और ये मंथ में भी देखे तो नवंबर में आईटी सेक्टर हैज गॉन नियरली अबाउट 4%। सो एक रिवाइवल के हिसाब से इन्फोसिस ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पर ये बिकॉज ऑफ बायबैक आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल। ठीक है, बायबैक को लेकर ये व्यू। अच्छा, बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम तो बना हुआ है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन कितनी प्रॉफिट टेकिंग? 0.5% की, 300 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। लेकिन
आप देखेंगे कि कर्नाटका बैंक में आज बढ़िया उछाल है, करीब 8-9% ऊपर ये शेयर चला गया है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी अगस्त सितंबर के आसपास, जब हमने देखा था कि इनके सीईओ और ईडी के इस्तीफे की खबर आई थी, लेकिन फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था बाकी बैंकिंग स्टॉक से मुकाबले। 190 रुपए के आसपास के प्राइस दिखाई दे रहे हैं। तेजस भाई, 190 वाला कर्नाटका बैंक लेना है या फिर ज्यादा चल गया आज ये? मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में, लेकिन आज थोड़ा चल गया है तो एक थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करिए। 185 186 एक अहम सपोर्ट जोन है स्टॉक का, जो इसका ब्रेकआउट जोन भी है। आज ब्रेकआउट हुआ है, बट क्योंकि ये स्टॉक चल गया है तो करंट भाव के पे रिस्क रिवार्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं है, तो एक हल्की सी पुल बैक आती है स्टॉक में 185 के करीबन, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 175। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 210 तक के भी लेवल छू सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए कर्नाटका बैंक में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए कर्नाटका बैंक पे। अब 9% चलने के बाद थोड़ा सा कंफर्ट अलाउ नहीं करेगा, अदरवाइज मोमेंटम आज बड़ा ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगला जो शेयर मैं पूछूंगा वो भी बैंकिंग का ही है और बैंकिंग का दिग्गज आईसीसी बैंक, 1368 रुपये का भाव। पेन लगातार हम देख रहे हैं और इसकी जो कमजोरी है वो छट नहीं रही। अगर आप इसको महीने भर पहले देखते तो लगभग यही भाव आपको दिखाई देते। थोड़ा नीचे आया, फिर रिकवर किया, फिर से नीचे आ रहा है शेयर। ये कहानी रही है और बाजार को भी आज कहीं ना कहीं इसने परेशान करने का काम किया है। रोहन जी, आईसीसी बैंक चल क्यों नहीं रहा है? प्रॉब्लम आपको इसमें क्या दिखाई दे रही है? कब तक चलेगा? आई विश आपने जो तीनों क्वेश्चन पूछा मुझे आता हो कि कब हो सकता है, पर आई टेल यू 2-3 रीजंस। एक तो आईसीआईसीआई हमने देखा है तो बहुत अच्छी रैली लास्ट 2 साल में रही थी। कहीं ना कहीं आई थिंक सो वैल्यूएशंस वेर वेरी ओवरस्ट्रेच्ड बिकॉज इट बिकेम वेरी एक्सपेंसिव एचडीएफसी और कोटक के सामने। और सामने मुझे ऐसा लग रहा है हमको कि पीएसयू इज अवेलेबल एट अ वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन, एसबीआई, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक स्पेसिफिकली। सो आई थिंक सो ये एक वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम प्राइवेट टू अ पब्लिक कंपनी। आज एसबीआई 85,000 करोड़ की प्रॉफिट पे स्टिल अवेलेबल बिलो 10 टाइम्स ऑफ अर्निंग इज अ स्टैगर कंपनी टू इन्वेस्ट इन। सो हमको लग रहा है कि वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। कब करेगा? आई थिंक सो व्हेन रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ये लेवल पे रिजल्ट बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे। ओवरऑल पीएसयू मेक्स मोर सेंस देन प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू में लग रहा है कि आपको ज़्यादा वैल्यू है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले। चलिए, एक और सेक्टर है आईटी। इन्फोसिस की तो खबरों की वजह से अभिषेक ने बातचीत की भी, बायबैक वाली खबर है, अलग कहानी है। लेकिन ओवरऑल आईटी अगर आप देखें तो पिछले साल के दिसंबर से ये चल नहीं रहा है। अप्रैल के बाद थोड़ी रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन पूरी तरह से अब तो एक तो लोअर लेवल के आसपास भी है, पिछले 1 साल के निचले स्तरों से बहुत दूर भी नहीं है, और साथ साथ कंसोलिडेट भी अब करने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ चोगालिंगम जी, आपसे मेरा सवाल होगा, आईटी सेक्टर को लेकर अब क्या राय है? क्या कुछ क्रिसमस रैली की उम्मीद रखनी चाहिए इस सेक्टर से? सर अनम्यूट कीजिएगा अपने ऑडियो को सर। ये आईटी सेक्टर में वेल्थ क्रिएशन स्टोरी लॉन्ग टाइम बैक खत्म हो गया। अभी वो डिफेंसिव के लिए प्ले कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लार्ज आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस इज द बेस्ट स्टॉक। परफॉर्मेंस भी अच्छा था Q2 में। सेकेंडली, लाइक 2014 to 2019 और एक बार कंसोलिडेशन ये सेक्टर में हो सकता। वो टाइम पे 3-4 कंपनीज में टेक ओवर एंड मर्जर हो गया, ऐसा हो सकता। क्यों? ये टॉप लाइन ग्रोथ 2 to 4% था अभी। सो इंडस्ट्री का ज़्यादा आउटलुक अच्छा नहीं है। In terms of double digit, it is very difficult to expect. So therefore, merger and acquisition अभी वापस हो सकता है। इसके लिए क्वालिटी मिड साइज आईटी स्टॉक्स भी देख सकते हैं। सो हम लोग साइएंट भी कवरेज किया अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस। सो आई लाइक बोथ इन्फोसिस एंड साइएंट। इन्फोसिस और सैंट ये आपको पसंद आ रहा है, जो मिड कैप साइज में भी आप जहां पे क्वालिटी स्टॉक है वहां पर फोकस कर सकते हैं, ये सलाह इनकी तरफ से दी गई है। रुपया देखिए, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर आ गया है। इस बीच 89 रुपये 39 पैसे $1 का भाव हो चुका है
और आज के सत्र में भी देखिए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रुपया लगातार फिर से यहाँ पर कमज़ोर होता जा रहा है और जिस तरह की चिंताएं हैं FIIs की हम लगातार बिकवाली देख ही रहते। पिछले 2 सत्र में थोड़ी खरीदारी ज़रूर दिखी है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी निगेटिव रहा है और साथ साथ जो हमारे ट्रेड के नंबर आए थे वो भी कमज़ोर थे। सितंबर अक्टूबर ये दोनों काफ़ी कमज़ोर नंबर आए हैं, उससे भी चिंताएं हैं। टैरिफ के बाद से ही ये दबाव रुपए पर बना है और ये अब बढ़कर हो चुका है 89 रुपए 42 पैसे। और जैसे जैसे हम मंथ एंड की तरफ से जाते हैं तो यहाँ पर इंपोर्टर्स की तरफ से भी डिमांड बढ़ने लगती है डॉलर की और रुपए पर उसका दबाव होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यही है कि क्रूड इस बीच में सस्ता है तो उस वजह से दोनों तरफ का दो तरफा अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्रूड का से जो फ़ायदा हो रहा है तो रुपए की कमज़ोरी उस पूरे फ़ायदे को ख़त्म कर रहा है। चलिए एक और शेयर पे एक खबर भी आ रही है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो है टाटा कंज्यूमर को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया था कि MD ने खुद बयान दिया है कि स्टारबक्स के जो स्टोर्स टारगेट थे वो अचीव नहीं कर पाएंगे। 1000 स्टारबक्स का स्टोर टारगेट उन्होंने रखा था और खुद कंपनी के MD ने इस बात को कहा है कि वो जो टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे और रिवाइज ग्रोथ के टारगेट इनको देना है। ये टाटा कंज्यूमर की तरफ से आया है स्टारबक्स के ग्रोथ प्लान को लेकर। टाटा कंज्यूमर पर आपकी एक राय चाहिए जिगर पटेल जी, क्या लग रहा है आज के सत्र में पौन % की तेजी है, क्या करें? जो हिसाब से टाटा कंज्यूमर का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगेन काफी टाइम से एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, देन अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद रेंज जो था उसके बाद ब्रेकआउट अभी तक क्लियरली आया नहीं है। डेफिनेटली स्ट्रक्चर जो है बुलिश है, जो हिसाब से आगे से कंटिन्यूसली 50 के ऊपर सस्टेन है पिछले 1.5-2 महीने से, तो एक क्लियर कट है कि इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बट कंडीशनल बाय है, इसमें 1185 के ऊपर क्लोजिंग आती है आज तो डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। और ओवरऑल मैं हायर साइड में 1225 से 1230 के टारगेट्स देख रहा हूँ और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस लगेगा 1175 के नीचे लगेगा डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। तो आपको लग रहा है कि 1175 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले और ऊपर में 1230 और उसके ऊपर के टारगेट भी आप टाटा कंज्यूमर को लेकर देख रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है IDBI बैंक और कोटक महिंद्रा को लेकर। कोटक महिंद्रा बैंक IDBI बैंक में स्टेक एक्वायर करने की रेस में है और कहा जा रहा है कि उनका इंटरेस्ट है मेजॉरिटी स्टेक और मैनेजमेंट कंट्रोल को लेकर। ये हमारे सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है IDBI बैंक को लेकर और इंटरेस्टेड जो पार्टी है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से लगातार इस तरह की खबरें हैं। पहले भी हमने देखा था स्टैंड चार्ट के कुछ बिजनेस को एक्वायर किया, अब डॉयस के रिटेल बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश में इंडिया के रिटेल बिजनेस को, और अब ये भी खबर आ रही कि IDBI बैंक में भी मेजॉरिटी स्टेक लेने के चक्कर में कोटक महिंद्रा बैंक। ये खबर सोर्सेस बेस्ड है, अभी कुछ भी कंफर्मेशन इस फ्रंट पर नहीं आया है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ खबरें और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग बेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। अब देखिए मार्केट में एकाएक जो है गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि एक रिकवरी अटेम्प्ट जरूर दिखाया था निफ्टी और निफ्टी बैंक में, अच्छी रिकवरी हमने देखने को मिली थी। बट अब एकाएक जिस तरीके से रुपए में कमजोरी आई है उसी का एक इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे एक शार्प रिएक्शन आप देख सकते हैं। अब 26,100 के भी नीचे लुढ़कता हुआ फिलहाल निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक भी, जहां पर कुछ ही अंकों की अब गिरावट रह गई थी। एकाएक देखिए 400 अंकों की गिरावट फिर से आप निफ्टी बैंक में भी देखेंगे। दोनों ही इंडेक्स अपने डे लो के करीब फिर से आते हुए, तो कमजोरी तो जी हाँ एकाएक ट्रिगर हुई है। कुछ एक इसके पीछे बड़े कारण जरूर होंगे और आज शाम FIS DIS के आंकड़े क्या आते हैं वो देखना भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट एक बार तेजस क्विकली अपना व्यू मार्केट्स पे दीजिए, क्योंकि 26,100 हम तोड़ तो चुके हैं स्पॉट लेवल पे, पर क्या लगता है क्लोजिंग कहाँ होगी? ये जो शार्प सेलिंग है इससे किस तरीके से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हफ्ते की क्लोजिंग भी है आज? देखिए निफ्टी की हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 26,100 एक मेक और ब्रेक लेवल है और सबकी नजर वहां ही गड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इवेंचुअली मुझे लग रहा है ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आएगा। 25,800 का पोजिशनल सपोर्ट है और 26 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो इवेंचुअली आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट अबाउट 26,100।
ऑलराइट, तो चलिए 26,100 के ऊपर जो है ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं, पर जी हाँ एक मेक और ब्रेक लेवल है ये क्लियर राय आती हुई फिलहाल तेजस की तरफ से। अब देखिए गिरने वाले शेयर्स में आज स्टील काउंटर्स, मेटल काउंटर्स जो हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को तो सुबह से ही कमज़ोर है, बट अब टाटा स्टील 2% कमज़ोर, JSW स्टील लगभग 2% कमज़ोर और वेदांता भी 500 के लेवल्स को अब तोड़ता हुआ जो है वो नीचे निकल रहा है। तो तमाम मेटल काउंटर्स जो हैं ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बेस मेटल और स्टील काउंटर्स पर हम आते हुए देख रहे हैं। एक बार गौरव, आपकी क्विक राय मेटल काउंटर्स में क्या व्यू रखते हैं फिलहाल आप? इसलिए सही कहा आपने, ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट आता दिखाई दे रहा है जिस तरीके से एशियन मार्केट्स का क्लोजिंग रहा है और अभी एकदम से करेंसी मार्केट में वोलेटिलिटी आई है, तो उसी सब चीज का इम्पैक्ट ओवरऑल हमें देखने में मिला है। आज के दिन में अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। मेजॉरिटी ऑफ मेटल काउंटर्स नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं इन द रेंज ऑफ 1.5 to around 3 odd percentage points। आई थिंक थोड़ी बहुत और गिरावट आएगी तो ये एक अट्रैक्टिव बाइंग लेवल पे आ जाएंगे, नेमली 480 का लेवल, 480 का जोन अच्छा बाइंग रेंज है फॉर वेदांता। टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील अपने एक 100 EMA के रेंज के आसपास आ ही गया है। एक्यूमुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग। सिमिलरली सेल के अंदर फॉर्मेशन काफी सॉलिड थी, अब उसके में भी गिरावट आई है। थोड़ा सा आई थिंक यहाँ भी बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पे। तो आई थिंक ये जो गिरावट आई है ये वापस मेटल स्टॉक्स को एक अट्रैक्टिव बाइंग लेवल के लिए ले आए हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग टू मीडियम टर्म। मेटल काउंटर्स में यहाँ पर आप खरीदारी के मौके ढूंढें और अब जो लेवल्स हैं वो और बेहतर लग रहे हैं, ऐसी राय फिलहाल गौरव की तरफ से आती हुई। पर चलिए फिर से एक बार वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मच जाएगा। ब्रेक के उस पर आपके लिए BT आइडियाज जल्द लेकर लौटेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में और 3 बजने वाले हैं और निफ्टी की जो गिरावट है फिर से बढ़ते हुए देख रहे हैं और कमजोरी है करीब 120 अंकों के आसपास की। 26,070 के आसपास निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में भी थोड़ा सा पेन बढ़ा है और जो गिरावट हम थोड़ी देर पहले 250 अंकों की देख रहे थे वो बढ़ के हो गई है 450 अंकों के आसपास की और 58,850 के आसपास, यानी कि दिन के निचले स्तर के आसपास आके निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर हैं उसमें से सिर्फ 2 शेयर बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं और वो शेयर हैं, एक तो है इंडसइंड बैंक में करीब 2% की तेजी, बाकी फेडरल बैंक मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और जो बड़े बैंक हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर SBI, इनसे लगातार प्रेशर बना हुआ है। बाजार में आज हम ये भी देख रहे हैं कि जो सरकारी शेयर हैं या फिर जो डिफेंस वाले शेयर हैं वहां पर भी आपको दिक्कत दिखाई देगी। डिफेंस पे आप देखेंगे HAL कमजोर है, गार्डन रीच कमजोर है, मिधानी कमजोर है, तमाम शेयर आपको नीचे दिखाई देंगे। और एक और सरकारी कंपनी की जरा बातचीत कर लेते हैं, हडको, जिसको कि नॉर्थना का स्टेटस भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये 240 रुपए तक शेयर जाता है, फिर गिर के 230 रुपए तक चला आता है और आज फिर से वही कहानी इसमें है। गौरव जी, दिन के निचले स्तर पर है हडको, 229 रुपए 91 पैसे का भाव। क्या करना चाहिए हडको में? बार बार मतलब हम देखते हैं कि एक रेंज इसकी डिफाइंड हो गई है कि उसके बीच में घूमता रहता है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक जी। इस बार जब इसने हटको ने ऊपर की चाल चल रही थी और इसी हफ्ते में आई थिंक ट्यूसडे के सेशन में एक अच्छा अपमूव पोस्ट किया था, उसके बाद लग रहा था कि स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा 245-48 के ऊपर, बट फिर से वो एक बार फिजल आउट हो गया उसी रेंज में। अब वापस अपने 50, 100 एंड 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस जोन के पास, सपोर्ट जोन के पास आके इस सप्ताह में रेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट इज बेटर टू अवॉइड दिस टेयर। ये निकल नहीं पा रहा है, 250 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तभी इसे कंसीडर करें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, 250 के टारगेट भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने दिए थे इसमें। कुणाल बोथरा हमारे साथ थे, उन्होंने बोला था कि 250 पे जाएगा, लेकिन वहां तक मतलब पहुंचा तो, लेकिन वहां सस्टेन कर नहीं पाया। अब 250 के ऊपर निकल जाए तो फिर सोचेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। कुछ स्टॉक्स में छोड़ देने में भलाई होती है, हडको भी उसी कैटेगरी का हो गया है। लेकिन 3 बज गए, हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला तैयार हैं ये बताने के लिए कि बाजार में अब तक का जो सत्र बीता है कैसा बीता है और कहां पर एक्शन ज्यादा दिखाई दिया है।
आनंद बताइए कैसा रहा है आज का माहौल और कहाँ ज्यादा एक्शन रहा, वॉल्यूम वगैरह कहाँ पर ज्यादा रहे? जी हाँ अभिषेक, आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है वो है मेटल का। मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। जीएमडीसी देखिए, हिंडाल्को देखिए, नाल्को देखिए, इन तीनों शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो आज AWL एग्री यानी कि अदानी विल्मर के शेयर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम, करीब औसत से 30 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बड़ी ब्लॉक डील हुई है, करीब 6.6% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है और आज शेयर कमजोरी दिखा रहा है। इसके अलावा राइट्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है, औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। वहीं टीबीओ टेक की बात करें तो 1.5 से 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एथर एनर्जी पर खबर आई है, कंपनी ने अपने स्कूटर बिजनेस को श्रीलंका में जो है उसमें क्षमता विस्तार किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो रिजटा लॉन्च किया है श्रीलंका में, जिसके चलते आज हरे निशान में कारोबार करता शेयर नजर आ रहा है। इसके अलावा सर्वोटेक पर भी खबर आई है, REMCL से करीब 17 करोड़ का ऑर्डर मिला है और REMCL यानी कि रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से ये ऑर्डर मिला है। हालांकि शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। NMDC की बात करें तो NMDC में भी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, करीब 60 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और आज शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो M&M पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, अच्छी बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो रखा है 4,407 रुपये का। इनका ऐसा मानना है कि वित्त वर्ष 2026 से 30 में सभी सेगमेंट में जो है करीब 15 से 40% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ LCV जो सेगमेंट है उसमें उसको जो है GST में जो राहत दी गई थी उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, जिसके चलते आज हल्की सी तेज़ी M&M के शेयर में भी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे बड़े काउंटर्स थे जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद ये सारे का सारा अपडेट देने के लिए। तो M&M 3750 रुपये के आसपास के भाव हैं और मॉर्गन स्टैनली की जो टारगेट है वो है 4,407 रुपये के। हालांकि रिकॉर्ड हाइस के बिल्कुल करीब जाके स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है, 2-3 रुपये की ही दूरी रह गई होगी। तो स्ट्रेंथ है और ब्रोकरेजेस का भरोसा भी है। बढ़िया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो M&M का और अच्छे से परफॉर्म किया है इस शेयर ने। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अमोल आठवाले, कोटक सिक्योरिटीज़ के। अमोल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। कुछ स्टॉक्स जो आपके रडार पर हों, जिस पर आपकी स्टडी हो, आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ ध्यान जा रहा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 78-70 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 82-83, वही पुराना उसका रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से एक करेक्शन ट्रिगर हो गया था और सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा 77 का। एक डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक एक प्रॉमिसिंग लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी रिवर्सल पैटर्न हुआ नहीं है, बट जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3745 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3925 के और स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M ये दो शेयर पसंद है। 3725 ये आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और IDFC फर्स्ट बैंक के लिए स्टॉप लॉस 77 का, टारगेट होगा 82 रुपए का। एक बार एक काम करते हैं, जो हाल फिलहाल जो लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं जो बाजार में डेब्यू किए हैं, जरा उनकी सूची आप स्क्रीन पर लेकर आइए। ग्रो हो गया, लेंसकार्ट हो गया, इसके अलावा हमने देखा था कि 2-3 महीने पहले LG इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हुई थी। फिजिक्स वाला, कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो हम देख रहे हैं कि अपनी जो लिस्टिंग वाले जो प्राइस थे ना उसके नीचे आ गए हैं। फिजिक्स वाला उसी में से स्टॉक है। आप LG को देखेंगे वो भी अपने लिस्टिंग वाले प्राइस के नीचे है। इसके अलावा स्टड्स एक्सेसरीज ये भी अपने लिस्टिंग के प्राइस के नीचे कारोबार कर रहा है। गौरव जी आप तो फंडामेंटल भी देख लेते हैं कभी कभी, और ये IPO जो आ रहे हैं बाजार में, या बहुत सारे कंपनी जैसे जिनके चर्चा बहुत हुई है, जरा बताएंगे कोई शेयर जिसमें IPO में पार्टिसिपेट कोई ना कर पाया हो, मिला ही ना हो सब्सक्रिप्शन, और अब मौका बन रहा हो?
जिस टाइप से जैसे अभी हम ग्रो पे चर्चा कर लें, आज ही नतीजे भी आए हैं उससे, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में काफी ग्रो के अंदर मूवमेंट भी आया है, अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गया है ये स्टॉक। यहाँ से जिन लेवल्स पे इसका स्टॉक का लिस्टिंग हुआ और उसके बाद जिस तरीके से शेयर के अंदर तेजी आई, आई डोंट थिंक ज्यादातर रिटेल निवेशकों को मौका मिल पाया होगा इस शेयर को परचेज करने का। तो आई थिंक ये जो 157 से 140 की ये जो रेंज है करंट लेवल के आसपास से ही, ये अच्छा लेवल प्राइस पॉइंट बन रहा है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। इस बार के नतीजे भी अच्छे आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर इस शेयर को हम यहाँ से धीमे धीमे करके ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें और 6 महीने से 1 साल का समय दें, तो और अच्छे वापस दोबारा से ये अपने नए हाइस को सरपास करते हुए निकलेगा और 200 के आंकड़े के आसपास आगे बढ़ेगा। ये आपकी तरफ से सलाह दी गई, लेकिन बाजार देखिए, बाजार में 120 अंकों की गिरावट आ चुकी है। 26,070 के आसपास निफ्टी है और निफ्टी बैंक की गिरावट तो 465 अंकों से ज़्यादा की हो गई है। मार्केट ब्रेड देखिए, इंडेक्स में उतना ज़्यादा पेन नहीं नज़र आ रहा है जितना आप ब्रॉडर मार्केट में देखिए। 2150 से ज़्यादा स्टॉक्स है जो कमज़ोर दिख रहे हैं एनएसई में, और सिर्फ 728 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर तेज़ी दिख रही है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में कमज़ोरी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ कमज़ोर है और जिस तरह के नंबर भी आ रहे हैं, और वही वजह है कि रुपया भी कमज़ोर है। डेफिनेटली एफआईआईज की भी बिकवाली का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर रहा होगा, कि लगातार हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर रुपये में कमज़ोरी दिख रहे हैं। और इस साल करीब करीब 4.5% तक रुपया फिसल चुका है और लगातार यहाँ पर नरमी ही देखने को मिल रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा मई के बाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। कहा जा रहा है कि घरेलू बाजार में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी धीमा हुआ है। कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 14 साल में सबसे कम रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर रुपए पर दबाव बना रहे हैं। और ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें हैं, अगर यूएस से वो बन जाती है बात, तो डेफिनेटली एक बाजार को सपोर्ट दे सकता है। तो रुपया लगातार यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। अक्टूबर में भी हमने देखा था ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पे था। गोल्ड इंपोर्ट में 200% से का उछाल दिखा था पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन की वजह से बम्पर इंपोर्ट हुआ था गोल्ड का। सिल्वर के इंपोर्ट में तो 530% की ग्रोथ दिखी थी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं। एकमात्र फैक्टर है जो रुपए के लिए सपोर्टिव है वो है क्रूड में जो नरमी है वो एक बड़ा सपोर्टिव फैक्टर है। रुपए के चार्ट को आप देखते हैं क्या गौरव जी? डॉलर रुपये के चार्ट को अगर यूएसडी आईएनआर पे आप अपना एक नजरिया दे पाएं। यस ऑफ कोर्स, रुपया लगातार इस पूरे साल में डिप्रिशिएट होता हुआ आया है और अभी भी हम बात करें तो एज वी स्पीक 89.56 के आसपास चल रहा है। आज के सत्र में एक अच्छी खासी डिप्रिसिएशन हुआ है और एक अपना प्रीवियस जो रेंज है जो कि होवर कर रहा था 89 रुपीज के आसपास ही, उसको तोड़ के आज निकला है। तो इन अ वे देखा जाए तो फ्रॉम अ यूएसडी आईएनआर चार्ट प्रोस्पेक्टिव ये एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन एक इंडियन करेंसी स्टैंड पॉइंट के हिसाब से बोलूं तो सीधे तरीके से ये वैल्यू फर्दर डेप्रिशिएट हो रही है। देयरफॉर अब यहां से अगर हम चाल की बात करें तो 87.50 से 89 का रेंज था, यानी कि डेढ़ रुपया का ये रेंज था। जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है तो 1.5 से 2.5 रुपए तक का इसके अंदर मूव हमें आगे देखने में मिल सकता है, यानी कि 89 के ऊपर अगर मैं 1.5 से 2.5 रुपया को ऐड अप करूं तो वो समवट इसे 90 से 91 की रेंज में लेकर जाता है। तो आई थिंक वहां तक की एक चाल इसके अंदर बन सकती है, तो फर्दर डेप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा हैं। डिप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा है। पहले भी एक्सपर्ट से बात हुई थी, उनको भी लगता है कि 90 के लेवल को भी सरपास कर सकता है और ये कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही है। और ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट पिछले 6 महीने की है, करीब करीब 1% के आसपास कह सकते हैं। 0.5% से काफ़ी ज़्यादा 0.88% की गिरावट यहाँ पे डॉलर के मुकाबले रुपए की दिख रही है। 89 रुपये 49 पैसे के आसपास रुपया पहुँच चुका है। ये गिरावट और एक्सटेंड होती जा रही है। जैसा हम कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ मई के बाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सर्विसेज सेक्टर की रफ्तार धीमी हो गई है, ट्रेड डिफिसिट रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों पे है, गोल्ड सिल्वर का बम्पर इंपोर्ट हुआ है और साथ ही यहाँ पर एफआईआईज की बाजार में बिकवाली चली रही है। और यूएस
से जो हमारे जो टैरिफ लगाए गए हैं उसके बाद से हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुआ ही है और उस वजह से डेफिसिट यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सारे फैक्टर है जो रुपए पर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं। चलिए कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं जहाँ पर आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेटल की हमने पहले भी बातचीत की थी, एक बार और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि मेटल आज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। टाटा स्टील, हिंडाल्को की तो खबर है ही, उसके अलावा भी ये सेल ऑफ और बढ़ता ही जा रहा है। 2.5-3% के आसपास मेटल सेक्टर में कमजोरी दिख रही है। आप बताइए गौरव जी, यहाँ से कुछ और गिरावट दिख रही है और इस गिरावट में कोई मौके बन रहे हैं क्या? टाटा स्टील हो या हिंडाल्को हो या कोई और पिक हो मेटल्स में आपकी तरफ से? विष्णु मोहन जी, इंडियन मेटल सेक्टर का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चाइनीज इकोनॉमी से है। जो भी खनन होता है इन कंपनीज द्वारा उसका एक लार्जर चंक चाइना परचेज करता है। आज चाइना की मार्केट 2.5% नीचे है। इफ समथिंग नेगेटिव प्रिवेल्स देयर, कुछ वहां से कुछ निराशाजनक खबर आती है तो उसका एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन मेटल पैक पे दिखाई देता है। आई थिंक यही एक मेजर आउटकम प्रोबेबली होना चाहिए आज की हमारे मेटल शेयर्स में गिरावट का। वेयर एज अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड भी देखूं, अगर इंडिया यूएस का ट्रेड डील बनता है आगे चल के और क्लैरिटी ऑन द यूएस चाइना ट्रेड डील भी आता है तो उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें भारतीय मेटल कंपनीज को देखने में मिलेगा और आने वाले समय में हो सकता है एक क्लियर कट यू टर्न भी देखने में मिल जाए इन स्टॉक्स में। तो ये सलाह है मेटल सेक्टर को लेकर, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। गौरव जी से फटाफट से उनकी राय भी ले लेते हैं। आज एक और स्टॉक है स्टरलाइट टेक का, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है, 5.5% से ज़्यादा ये गिरा हुआ है। स्टरलाइट टेक को लेकर आपकी राय क्या है गौरव जी? मोहन जी, थोड़ी सी गिरावट की गुंजाइश अभी और है इसके अंदर। आई थिंक अभी 2 से 4% की और नरमी इसके प्राइस में हमें देखने में मिल सकती है। 106 के आसपास का भाव दिख रहा है, कुछ लगभग 102 103 के आसपास कहीं पे इस पर्टिकुलर मूव का सेटल डाउन होना चाहिए। चलिए स्टरलाइट टेक यहाँ पर भी देखिए एकाएक जो है भारी गिरावट आती हुई 5.5% की कमजोरी, ये काउंटर पर भी ध्यान जरूर रखेंगे। पर देखिए जो रुपए में गिरावट है कहीं ना कहीं ये कुछ सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनती है और इनसे जो इनको जो एक्सपोर्ट करते हैं या तो अपनी सर्विसेज या तो अपने गुड्स, वहाँ से अब जैसे रुपए में गिरावट आई तो इनके रेवेन्यूज़ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। उसके चलते कम से कम आईटी और फार्मा के लिए तो एक अच्छी खबर के तौर पे साबित हो सकता है। एक बार अमोल, आपका व्यू फार्मा पैक पे लेना चाहेंगे, कोई फार्मा स्टॉक जो कि आपके रेडार पे आ रहा हो? क्योंकि आज मैं देख रही थी कि दिग्गज सन फार्मा थोड़ा बहुत ऊपर है, हमने सुबह बायोकॉन की भी चर्चा की थी, ग्लेनमार्क की भी चर्चा की थी कि थोड़े बहुत अपमूव्स दिखा रहे हैं। कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद हो इन लेवल्स पे? ट्रेंडिंग स्टॉक में देखूं तो सन फार्मा का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली काफी बेटर है। एक तो कंसिस्टेंट स्टॉक ने अप ट्रेंड बना के रखा है, करेक्शंस भी अगर हम देखते हैं तो इतने शार्प नहीं है। जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जोन है वहां पे स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट जो आ रहे हैं वो भी सस्टेन हो रहे हैं ऑन द हायर साइड। तो सन फार्मा का फॉर्मेशन के हिसाब से मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखता हूं तो 1740 का एक सपोर्ट रहेगा ऑन द हायर साइड। ये रैली जो है चल रही है वो कहीं ना कहीं 1830 और 1850 तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। और अगर मुझे कोई करेक्शन में देखना है या कॉन्ट्रा बेट लेना है तो सिप्ला के ऊपर ध्यान रहेगा, ऑफकोर्स रिवर्सल के ऊपर ध्यान रहेगा। रिवर्सल आता है तो ही ये स्टॉक में फ्रेश बाइंग का व्यू बनेगा। रिवर्सल का लेवल रहेगा 1530 या फिर आज का डे हाई बोल सकते हैं। एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर ये 1530 सक्सेसफुली क्लियर कर देता है तो स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक ड्यू है जो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं स्टॉक 1570 और 1580 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाने के चांसेस काफी ज्यादा दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर सिप्ला पर भी रखेंगे नजर, एक कॉन्ट्रा बाय यहाँ पर ले सकते हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से सन फार्मा पर ध्यान जरूर रखते हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल सन फार्मा अच्छे मूव्स दिखा रहा है, हमने भी इसकी कई बार शो में चर्चा भी की है। पर देखिए एक वीक क्लोजिंग की ही तैयारी करता हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक कहीं 26,100 के भी नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं। 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। बट इस बीच बैंकिंग क्षेत्र से कोटक महिंद्रा बैंक पर भी फोकस करते हैं क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट भी होगा
उसको लेकर बोर्ड बैठक भी है। हाल फिलहाल जो है अभी कुछ समय पहले खबर भी आई है कि IDBI बैंक के फ्रंट रनर ज़रूर रह सकते हैं। उसकी पूरी जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर शायद कोटक महिंद्रा बैंक हिस्सा लेते हुए नजर आएगा। बट एक बार गौरव, आपकी राय कोटक महिंद्रा बैंक पे, क्योंकि कई समय से मैं देख रही हूँ स्टॉक अपने एक रेंज बाउंड तो ज़रूर है बट 2100 लेवल के बेहद करीब है। क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? तो सृष्टि, स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। 2050-2020 के अच्छे सपोर्ट्स हैं स्टॉक के अंदर। आई थिंक कोई भी गिरावट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स देख रहे हैं तो कोई भी गिरावट अगर मिलती है 2-4% की टुवर्ड्स 2050-20 ऑड लेवल्स, तो वहां पे उसको बाइंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि ऑन द हायर साइड अगर मैं बात करूं तो 2125-2140 का रेंज तोड़ेगा तो सीधे 2250 की दौड़ लगा देगा। एंड इस टाइप के लार्ज कैप शेयर के लिए एक बार में 5-7% का मूव ट्रेडर के लिए मिल जाना, I think this is a very good and a sound opportunity. तो चलिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक। बट अब लगभग 10 मिनट ही रह गए हैं मार्केट बंद होने में। हम दोनों ही एक्सपर्ट से उनकी BTST या फिर STBT आइडियाज अब ले लेते हैं। अमोल, पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में है? आई थिंक लार्सन के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। अभी भी हायर लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। हालांकि आज इंट्राडे में जरूर थोड़ा सा डीप देखने को मिला है बट लेवल्स अच्छे और स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में ही है। तो मुझे लगता है 4000 का एक सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो मेंटेन कर दे तो कैरी फॉरवर्ड या फिर 2-3 दिन के हिसाब से भी मैं अगर देखता हूँ तो लार्सन कहीं ना कहीं 4100 और 4150 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक ऐड करना चाहूंगा, जो इंडिगो के साथ जाना चाहूंगा। इंडिगो भी काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में है। कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा 5780 का। ऑन द हायर साइड 5950 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 6000 का। तो चलिए इंटरग्लोब एविएशन साथ ही साथ LNT, ये दोनों ही दिग्गज पर रखनी है नजर। दोनों पे ही BTST यानी आज बाय करने की अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं फिलहाल अमोल को। पर गौरव, आपकी लिस्ट में कौन से काउंटर्स रहेंगे? कंज्यूमर का शेयर काफी अच्छा लग रहा है। आज बाजार की गिरावट से बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेड करता हुआ वॉल्यूम बैक बाइंग दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। शेयर अपने अभी भी उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। 1183 BTST की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस नजदीक है 1160 का स्टॉप और 1220-25 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। टाटा कंज्यूमर लगभग 1% के आसपास की तेजी। इस बीच एक्सिस बैंक को लेकर खबर आई है कि NCDs के जरिए 5000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। 5000 करोड़ रुपए का फंड रेज है। पर्पस क्या है अब ये इसके डिटेल्स आ जाएंगे। लेकिन एक्सिस बैंक 1275 रुपए के आसपास के भाव है, थोड़ा सा नीचे आया है। अच्छी रफ्तार से ये शेयर चला है और अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है। ये 2-3% के आसपास की दूरी ही रह गई थी। एक्सिस बैंक को लेकर अमोल जी आप व्यू दीजिए, कैसा लगता है आपको शेयर ये? और ये जो डिप आ रहा है थोड़ा बहुत, क्या इसको बाय करनी चाहिए? जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स का ही कैंडिडेट लग रहा है। एक तो पोजिशनल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। दिक्कत वाला बात यही है कि ये जब भी 1280 के आसपास पहुंचता है तो एक करेक्शन जब भी ट्रिगर होता है तो थोड़ा सा डीप करेक्शन चलता है। इसके लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आइडियल स्ट्रैटेजी लग रही है। सपोर्ट्स लेवल रहेंगे 1260 और 1240 के। और ऑन द हायर साइड ये रैली अगर कंटिन्यू होती है तो 1300 और 1330 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। 1240 के नीचे अगर ये स्टॉक वापस से ट्रेड होता है तो शायद थोड़ा सा वीकनेस शॉर्ट टर्म में और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ठीक है, तेजी है तो आप इसमें बने रहिए। 1240 रुपए तक सुरक्षित है, उसके नीचे अगर गया तो फिर गिरावट थोड़ी सी बढ़ सकती है। जो श्रिम्प वाले जो शेयर है ना, अच्छी रफ्तार दिखी है। अवंती फीड आज हम देखते हैं कि शुरुआती कारोबार में थोड़ा सुस्त था, लेकिन रफ्तार पकड़ी है अवंती फीड ने और 2-3% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। एक बार शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। लगातार 7वां या 8वां सत्र है जब ये शेयर चला है। और अवंती फीड के साथ साथ एक और शेयर एपेक्स फ्रोजन, अगर आप नवंबर में देखेंगे तो लगभग 25% अवंती फीड चल गया है और लगभग 35% के आसपास की तेजी एपेक्स फ्रोजन में हो गया। एपेक्स फ्रोजन तो आज लगभग 20% के ऊपरी सर्किट पर भी है और अमेरिका में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों कंपनीज़ का। और
हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्द हो सकती है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ है। अवंती फीड्स, गौरव जी ज़रा राय दीजिए। लोगों ने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं, तो होता ये है कि कई बार इस तरह के स्टॉक्स में ना बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ वाला मामला हो जाता है। प्रॉफिट टेकिंग कर लें क्या इनमें? अभिषेक जी, अभी कुछ गुंजाइश और नजर आ रही है। ऑल्दो इसी सप्ताह में अवंती फीड 14% के करीब चल चुका है, बट आई थिंक ये वाला मूव 900 से 920 की रेंज तक आएगा, तो वहां पे एक बार को प्रॉफिट टेकिंग कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, अवंती फीड को लेकर ये वो। अच्छा, एक और शेयर लेकर आइए। इस हफ्ते पूरे हफ्ते तेजी थी, आज तेजी पर इसकी थोड़ी ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है। शेयर का नाम है M&M फाइनेंशियल। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो 10% के आसपास की तेजी M&M फाइनेंस के शेयर में हुई है। वजह यह है कि देखिए नंबर्स इसके अच्छे आए थे, एसेट क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है। बाकी जो AUM का जो टारगेट रखा है कंपनी ने वो काफ़ी अग्रेसिव है, मतलब 2030 तक का। आज थोड़ा सा नरम है, 342 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा, 1% के आसपास की गिरावट है। अमोल, कैसा इसका चार्ट है और आज जो तेजी थमी है इसको आप कैसे देख रहे हैं? रूटीन करेक्शन, आई थिंक जिस तरीके का फॉर्मेशन है काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 10% का अभी भी गेन पकड़ के बैठा है स्टॉक, और डेली और वीकली दोनों ही चार्ट फॉर्मेशन में कंसिस्टेंटली स्टॉक ने हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन बना के रखे, और ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं तो भी वॉल्यूम्स के साथ आ रहे हैं, और वो सस्टेन भी हो रहे हैं ऑन द हायर साइड। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। ये एक इंट्राडे करेक्शन या एक और दिन का करेक्शन लग रहा है। मुझे लगता है सपोर्ट्स के हिसाब से अगर कोई दे तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट आ रहा है अराउंड 330 320 के आसपास। 320 के ऊपर है तो पोजिशनल सेटअप पॉजिटिव ही रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 360 और 380 का। तो ये सलाह है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। एक और सेक्टर है आज काफ़ी कमज़ोर है रियल एस्टेट का। ओबेरॉय रियल्टी देखिए, ब्रिगेड देखिए, DLF, लोढ़ा, सब में 2 से 4% तक की गिरावट दिख रही है सारे स्टॉक्स। ओबेरॉय रियल्टी में देखिए 3% से ज़्यादा, ब्रिगेड देखिए करीब 2.25% की गिरावट ये भी दिखा रहा है। गौरव जी, यहाँ पर कुछ सलाह दे रहे हैं क्या रियल एस्टेट में? किस तरह का आउटलुक है आपका और कोई टॉपिक इस सेक्टर से? विष्णु मोहन जी, ट्रेडिंग के लिए क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। इस बार एक बार मूड माहौल बना था कि ये ऊपर की तरफ निकलेंगे, बट पूरे सेक्टर में ही दोबारा ये फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे प्रेफर्ड स्टॉक में रहते हैं DLF एंड लोधा डेवलपर्स, लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिए उसमें भी गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से 700 का भाव पे दोबारा आ जाएगा DLF, और लोधा की अगर मैं बात करूं तो लोधा के अंदर 1140 से 1120 के अराउंड के सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में थोड़ी सी गुंजाइश अभी डिप की ज्यादा है, ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे और डिप की संभावनाएं बन रही, तो अभी ट्रेडिंग के लिए अवॉइड ही करें, ये सलाह यहाँ पर आ रही है। और कुछ खबरें भी आ रही थी NCR मार्केट से, दिल्ली NCR के, वहाँ पर स्लो डाउन की स्थिति दिखने लगी है, इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरह की भी खबरें यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आ रही है। चलिए, कोटक को लेकर खबर आ रही है कि बोर्ड ने शेयर विभाजन को मंजूरी दे दी है। ये एक अहम खबर है। करीब 1% आज गिरावट दिख रही है कोटक में। एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित किया जाएगा, ये हम लगातार आपको बता भी रहे थे, और आज बोर्ड से उसकी मंजूरी भी मिल गई है। तो एक शेयर 5 शेयर में बदल जाएंगे। एक राय अमोल जी आपकी चाहिए कोटक बैंक में, क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर? जी क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा उसको। ओके, सॉरी गौरव, आप बता दीजिए कोटक पर आपकी राय, कोटक महिंद्रा बैंक पर। सपोर्ट्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर कोई भी मौका यहाँ से 10-20 रुपए भी नीचे का मिलता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। 2050 से 40 के बीच में अच्छे खासे सपोर्ट्स इस शेयर में दिख रहे हैं। 2125 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, देर आफ्टर शेयर के अंदर 2175 से 2225 की दौड़ लगाने की पूरी गुंजाइश है। 1175 से फिर 2200 के ऊपर की भी संभावनाएं आप यहां पर देख रहे हैं कोटक बैंक में, तो तेजी आपको यहां से लगती है। स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, ट्रेड करें तो ये भी सलाह दें। रिकॉर्ड डेट और ये सब सारी जानकारी धीरे धीरे हम आपको दे देंगे कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। तो स्प्लिट को तो मंजूरी मिल गई है बोर्ड से। PSU बैंकों में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। हालांकि हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट अभी बता रहे थे कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग के लिए यहाँ पर विचार किया जा सकता है। प्राइवेट के बदले वो सरकारी बैंकों पर ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहे थे। आज इंडियन बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में गिरावट है। केनरा बैंक देखिए, मिड कैप से लेके लार्ज कैप तक सब कमजोर नजर आ रहा है। 3.5% तक की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। इंडियन बैंक सबसे ज्यादा कमजोर है। एक सलाह अमोल जी, आप बताइए सरकारी बैंकों को लेकर आपकी राय क्या है? ये थोड़ा सा पॉज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। करेक्शंस अब थोड़े से डीप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखते तो कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में था पीएसयू बैंक इंडेक्स भी और सभी फ्रंट बड़े पीएसयू और छोटे पीएसयू बैंक, बट ये थोड़ा सा साइन दिखा रहा है कि अब ये करेक्शन थोड़ा और चल सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अगर रिवर्सल फॉर्मेशन भी आते तो जैसे स्टेट बैंक है या पीएनबी है या बैंक ऑफ इंडिया है, उसी स्टॉक के ऊपर फोकस रहेगा। फिलहाल रिवर्सल के लिए वेट करेंगे पीएसयू बैंक। ठीक है, पीएसयू बैंक में रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। अच्छे से चले हैं, 1.5% नीचे दिन के निचले स्तर के आसपास क्लोजिंग देने जा रहे हैं और निफ्टी बैंक भी 500 अंक नीचे डे लो पर क्लोजिंग होने जा रही है। लेकिन दो और शेयर लेकर आइए और दोनों में सेक्टर तो एक ही है लेकिन थोड़ा डाइवर्जेंस है। आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग देने जा रहा है और अगर आप रेडिको खेतान को देखेंगे तो वो दिन के निचले स्तर पर है, 3% के आसपास से गिरावट है। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले गिरा है और रेडिको ने अच्छी तेजी दिखाई है। गौरव जी, शुक्रवार का दिन पूछ लें आपसे कि लिकर में आपको क्या पसंद है, रेडिको या यूएसएल? बड़ा ही कमाल का सवाल, कमाल के समय पे आपने पूछा है। शेयर्स की बात करें तो रेडिको खेतान एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और अभी भी हम उसके अंदर एक बुलिश व्यू मेंटेन करते हैं। कोई भी डिप यहाँ से मिलता है, प्रेफर्ड रेंज होगी समवेयर क्लोज टू 3075 टू 3050 ऑड लेवल्स। अगर वहां तक मिल जाए तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेकर मीडियम टर्म के लिए हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है रेडिको खेतान को। 2.5% की गिरावट, आज शुरुआत अच्छी की थी रेडिको ने, लेकिन उस तेजी को सस्टेन कर नहीं पाया। कोटक महिंद्रा बैंक एक शेयर का 5 शेयर में विभाजन हो जाएगा। शेयर में अच्छी रफ्तार दिखी है। सप्लाई थोड़ी सी मतलब लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी शेयरों की, तो जो रिटेल है थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे जो टोटल वैल्यू होती है ना उसमें कोई चेंजेस आते नहीं हैं। 1 मिनट का सत्र शेष रह गया और जो तेजी लगातार चल रही थी बाजार में, बीच में एक दिन में थोड़ी हल्की फुल्की नरमी देखी थी, लेकिन आज जो गिरावट है निफ्टी की 125 अंकों की 26,050 के स्तर के आसपास ये क्लोजिंग देने जा रहा है, दिन के निचले स्तर के करीब। और निफ्टी बैंक भी बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर है, 500 अंकों की गिरावट है। और आज ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत कमजोर थे क्योंकि एक शेयर अगर चढ़ रहा था तो 3 शेयर आज गिरावट वाले थे। इंडिया विक्स देखिए 10.5% का उछाल, 11% का 13.5 का इंडिया विक्स है। तो इसने थोड़ी सी बाजार की जो चिंताएं थी वो बढ़ा रखी थी और उस चिंता के बीच में ही बाजार में हम ये कमजोर आज की क्लोजिंग देख रहे हैं। कमजोर बाजार में गिरावट कहां पर रही? आज के मेटल शेयर टूट गए। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये तीनों सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर रहे ये निफ्टी के। बाकी इटर्नल, जियो, फाइनेंशियल थोड़े से ट्रेडर के फोकस में रहते हैं। यहाँ पर भी हमने देखी गिरावट करीब 1.5% के आसपास की। तेजी कहाँ रही? ऑटो शेयरों में तेजी रही है। मारुति सुजुकी में अच्छी मजबूती देखी हमने। इसके अलावा एमएनएम का शेयर अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास जाके कारोबार कर रहा है, करीब 1% के आसपास की तेजी रही क्योंकि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट अच्छी आई थी। कंजम्पशन में हमने देखा कि आईटीसी, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर चले। टाटा मोटर में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन ये रिकवरी भी बहुत कम है। एशियन पेंट्स में भी थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, तो कंजम्पशन में थोड़ी सी बाइंग थी। और इंडिगो चला क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में निवेश करने जा रही है एयरक्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये रहा बाजार का आज का एक्शन। कमजोर क्लोजिंग रही है। देखते हैं कि अब ये वीकेंड है, थोड़ा निवेशक ये भी सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील को लेकर कोई खबर आएगी, और उस खबर से पहले थोड़ी सतर्कता है। लोग चाहते नहीं कि रिस्क लेकर जाएं, तो ये स्ट्रेटजी भी ठीक है। और बाजार में अगर प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं कि बाजार में कोई नेगेटिव चीज आ गई उसके चलते ये गिरावट हो रही हो। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। 130 अंक नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 495 अंक नीचे 58,850 के आसपास। दोनों ने अपने कह सकते हैं कि 58,800 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने होल्ड किया, 26,000 के सपोर्ट को निफ्टी ने बचा के रखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौरव जी, अमोल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय, कमाई की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल सृष्टि को, विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी कराएंगे हम अगले हफ्ते की भी तैयारी। आपकी जाइएगा नहीं। नमस्कार।